तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और देखो, जब से जस्टिस लीग स्नाइडर कट रिलीज हुआ है, उसको देखने के बाद लोग जो है वो वार्नर ब्रदर्स को बहुत ज्यादा गाली दे रहे हैं, और देनी भी चाहिए, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन है ना, ये सारा सिचुएशन देखने के बाद मेरे माइंड में थॉट आया कि वार्नर ब्रदर्स को गाली दे रहे वो ठीक है, लेकिन वो अकेले नहीं है इस सिचुएशन में। जस्टिस लीग मूवी बनने के पीछे की जो स्टोरी है ना, वो तो बहुत लोग जानते हैं कि कैसे वार्नर ब्रदर्स ने पहले एक डायरेक्टर को हायर किया, फिर उसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनाई 3 घंटे की, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी पिक्चर हम थिएटर में रिलीज नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस मूवी का आधा घंटा कट करके थिएटर्स में रिलीज करी, जो कि लोगों को पसंद नहीं आई। ये सुनने के बाद फिर जब उन्होंने पूरा 3 घंटे का रिलीज किया तो वो बढ़िया था, लेकिन ये सारी चीजों से उन्होंने कुछ सीखा नहीं। जस्टिस लीग के साथ भी वैसे हुआ, 4 घंटे की मूवी कट करके 2 घंटे की रिलीज की, लेकिन जब टाइम आने पे वो 4 घंटे वाला सब लोगों को देखने मिला तो फिर विलन बन गए ये लोग। लेकिन वो अकेले विलन नहीं है, मार्वल के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए उनकी डायरेक्टर्स को लेके। वो लोग भी दूध के धुले हुए नहीं है। बस बात ऐसी है कि उनकी पीआर टीम काफी ज्यादा कड़क है, ये सारी चीजों को वो हाथ से बाहर निकलने नहीं देते। और मेरे इस वीडियो बनाने के पीछे का रीजन भी यही है कि जब आप लोग ये स्टोरी सुनोगे ना कि कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व थे मार्वल मूवीज के अंदर, लेकिन उनको वो प्रोजेक्ट छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि उनकी स्टूडियो के साथ, मार्वल के साथ बनी नहीं। जैसे कि सबसे पहला आपको एकदम बहुत बड़ा वाला एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने टेनेट मूवी देखी है तो फिर उस मूवी के अंदर जो मेन विलन है केनेथ ब्राना, नाम में इतना ही ले सकता हूं उनका, होप सही से लिया हो। इन्होंने ही अपने थॉर की पहली मूवी डायरेक्ट की थी और इनको सेकंड भी करना था, लेकिन शेड्यूल के कारण हुआ नहीं। तो उसके कारण थॉर की सेकंड मूवी यानी कि थॉर द डार्क वर्ल्ड को डायरेक्ट करने के लिए मार्वल ने लाया पैटी जेंकिंस। ये नाम सुनने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि कहीं तो सुना है, तो फिर ये वही मोहतरमा है जिन्होंने वंडर वुमन 1984 मूवीज डायरेक्ट की है। लेकिन वो थॉर का सेकंड पार्ट यानी कि थॉर द डार्क वर्ल्ड को डायरेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि क्रिएटिव डिफरेंसेस उनके और स्टूडियो के बीच में बनी नहीं। क्योंकि जो स्टोरी मार्वल स्टूडियोज उनको दे रहे थे डायरेक्ट करने के लिए, ऐसा पैटी को लगा कि उस स्टोरी के अंदर कुछ भी नहीं है जिससे वो पिक्चर चलेगी। और अब जब थॉर द डार्क वर्ल्ड हमारे सामने निकल के आ चुकी तो फिर उनका डिसीजन सही था। पूरे इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द वीकेस्ट मूवी है वो। अगर उन्होंने थॉर द डार्क वर्ल्ड को डायरेक्ट किया होता तो फिर वो पहली फीमेल डायरेक्टर बन जाती किसी भी एक बड़ी सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। वो आना जाता है वंडर वुमन को। क्या ही जबरदस्त पिक्चर थी वो। अगर आप लोगों को ये वाला एंगल नहीं पता था कि मार्वल स्टूडियोज और डायरेक्टर्स के बीच में भी इतने सारे लफड़े हुए हैं, उसके बदले अगर आप मार्वल की सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखते जा रहे थे कि किस तरीके से वो लोग अपने डायरेक्टर्स के साथ कितना बढ़िया काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जॉन फेवरो हो गए जिन्होंने आयरन मैन 1, आयरन मैन 2 बनाई और उन्हीं मूवीज के अंदर हैप्पी होगन का भी कैरेक्टर प्ले किया। रूसो ब्रदर्स हो गए, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, 4 पिक्चर इन्होंने डायरेक्ट करके दी। लेकिन सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए जॉश विडन को ले लो जिन्होंने पहली एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन डायरेक्ट करके दी थी। वो थर्ड मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था उनके ऊपर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे। इतनी बड़ी मूवी और इतने सारे कास्ट को एक साथ हैंडल करने का प्रेशर उनको नहीं चाहिए था, इसलिए वो नहीं, ऐसा रीजन दिया जरूर जाता है। लेकिन रूमर्स हैं, ऐसी अफवाहें फैलती कि उनका और स्टूडियो के बीच में थोड़े बहुत नोक-झोंक थोड़ा बहुत हुआ जरूर था। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे वो जैसा बनाना चाहते थे, शायद उनको वैसा बनाने दिया नहीं गया। मार्वल फॉर्मूला के अंदर उनका वर्जन फिट नहीं हो रहा था, इसलिए वो शायद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जॉश विडन का खुद का पर्सनल जो बिहेवियर था सेट पे वो अच्छा नहीं था। लेकिन वो एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी स्टोरी आपको इस पूरे वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, जेम्स गन। यही वो डायरेक्टर है जिन्होंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी फ्रेंचाइज को खुद से होके बनाया है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 दोनों ही पार्ट्स इन्होंने बनाया और थर्ड भी इन्हीं को बनाना था, ये डायरेक्ट करने जरूर वाले थे। लेकिन क्योंकि अचानक से इनके 10 साल पुराने ट्वीट्स किसी इंसान ने खोद के निकाले और एकदम पब्लिक ऐसे कर दिया कि इन्होंने जोक में बहुत उल्टी सीधी बातें बोल दी, तो फिर डिज्नी ने इनको फायर कर दिया, निकल पहली फुर्सत में सीधा। ऐसा अगर नहीं होता तो फिर शायद अब तक ऑलमोस्ट गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी बन के तैयार भी हो गई रहती। लेकिन इस जेम्स गन वाली कहानी में अगला ट्विस्ट कब आता है आपको बताओ क्या? एक बार डिज्नी ने उनको फायर कर दिया ना, फिर उनको एक दूसरे स्टूडियो ने बुलाया। उस स्टूडियो का नाम था वार्नर ब्रदर्स। उन्होंने तो मतलब एकदम ऐसे स्वागत किया उनका कि आजा भाई तू हमारे लिए भी पिक्चर बना। और वार्नर ब्रदर्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट जेम्स गन के सामने रखे कि तेरे को जो चाहिए तू चूज कर ले, तेरे को कौन सा बनाना है तू बना। जिसके अंदर सुपरमैन की भी मूवी थी, लेकिन जेम्स गन ने चूज किया कि मुझे बनाना है द सुसाइड स्क्वाड, जिसका ट्रेलर अभी कुछ दिनों पहले आया है। देख रहे हो मतलब कहां ये बंदा गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन किस्मत ने ऐसा ट्विस्ट मारा, किस्मत क्या डिज्नी ने ऐसा ट्विस्ट मारा कि अपनी इमेज बचाने के लिए उन्होंने इसको फायर कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ क्या वार्नर ब्रदर्स को उनकी इमेज की परवाह नहीं थी? नहीं।
बैड डिसीजन डिज्नी, बैड डिसीजन। लेकिन क्योंकि जेम्स गन भाई साहब ऐसे एरे गहरे डायरेक्टर तो है नहीं और उनकी मार्वल के साथ इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से बनी है, दो इतनी बेहतरीन मूवीज उन्होंने बनाई है, तो फिर जिस दिन अनाउंस हुआ था कि वो वार्नर ब्रदर्स के लिए द सुसाइड स्क्वाड बनाएंगे, उसके अगले ही दिन डिज्नी ने बोला तू भाई साहब वापस आ जा, वापस बुला लिया उनको। ऐसे कैसे जाने देंगे? तो अब सिचुएशन ऐसा है उनको लेके कि जैसे ही सुसाइड स्क्वाड बन के खत्म हो जाएगी, रिलीज होगी, उसके बाद वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 पे काम करेंगे, इसलिए उस मूवी का रिलीज डेट बहुत आगे है। ये सारी चीजों के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको क्रिएटिव डिफरेंसेस का नाम दिया जाता है, वो मेनली है ना दो कारण की वजह से होता है। पहला तो ये कि स्टूडियो जो है वो अच्छे और बड़े बड़े डायरेक्टर्स जरूर चाहती है उनकी मूवीज बनाने के लिए, लेकिन वो जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनकी खुद की एक वॉइस हो मूवी के अंदर, उनका खुद का स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में कैप्टन है इस पूरे शिप के। अगर शिप डूबी तो फिर साथ में कैप्टन भी डूबेगा। तो इसीलिए मूवी के डायरेक्टर्स एक क्रिएटिव फ्रीडम तो जरूर मांगते हैं कि हाँ, हमको कम से कम इतना तो करने की इजाजत दे। लेकिन क्योंकि उसी मूवी के अंदर पैसा जो है वो स्टूडियो लगाता है और स्टूडियो को जो है वो एक फॉर्मूला फिल्म बनानी है, मतलब मार्वल की जो सुपर हीरो मूवीज होंगी वो उनके फॉर्मूला के अंदर बैठनी चाहिए। अगर नहीं बैठी तो फिर डायरेक्टर को कहते हैं टाटा बाय बाय, जिसका नेक्स्ट एग्जांपल हमको देखने मिला स्कॉट डेरिक्सन, जिन्होंने पहली डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी बनाई थी और ऐसा अनाउंस भी किया था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 यानी कि इनटू द क्या नाम था, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उस मूवी को भी यही भाई साहब डायरेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा फिर से अनाउंस कर दिया कि इन्होंने पिक्चर छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर और मार्वल मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज का इस पार्ट 2 को एक हॉरर मूवी बनाना चाहते थे, जिसके अंदर इनका आइडिया था कि ये सच में एक हॉरर मूवी बनाएंगे। लेकिन इनके आइडियाज को देखने के बाद मार्वल नहीं, इतना ज्यादा भी हॉरर नहीं चाहिए हमको, बच्चे देखने आएंगे हमारा पिक्चर, PG-13 ऑडियंस को कैसे हम जाने दें, तो तू जा। और क्योंकि मार्वल को एक बहुत ज्यादा हॉरर मूवी बनानी नहीं थी, इसीलिए स्कॉट डेरिक्सन जो है वो क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी यानी कि बड़ी वाली गुड न्यूज ऐसी है कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी को डायरेक्ट करने आ रहे हैं सैम रेमी, जिन्होंने स्पाइडरमैन की पहली 3 मूवीज डायरेक्ट की थी। तो उम्मीद बहुत ज्यादा है। अब देखो, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन इस पूरे एग्जाम्पल्स में सबसे ज्यादा अगर हार्ट ब्रेकिंग कोई था ना, तो वो था एडगर राइट और एंटमैन। ये भाई साहब एंटमैन की मूवी के ऊपर 2006 से काम कर रहे थे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी आयरन मैन रिलीज होने से पहले इन्होंने एंटमैन मूवी की स्क्रिप्ट बना के रेडी कर दी, टेस्ट फुटेज तक इन्होंने शूट कर लिए थे। लेकिन गेस करो, इनको भी जो है वो एंटमैन मूवी क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण छोड़नी पड़ी, वो भी 2014 के आसपास। मतलब एक 7-8 साल तक ये उस पिक्चर से जुड़े थे और जो स्टोरी स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखा था उसी के ऊपर बेस्ड हमको एंटमैन मूवी देखने मिली थी। इसीलिए उस एंटमैन मूवी के अंदर इनको राइटर और स्क्रीन प्ले का क्रेडिट मिला हुआ है प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद भी। ये जो कुछ भी एंटमैन मूवी को लेकर ड्रामा है ना, वो थोड़ा ज्यादा हिट करता है, क्योंकि एडगर राइट का जो विजन था ना, वो डेफिनेटली एंटमैन मूवी को एक बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाता। क्योंकि अगर आपने उनकी बेबी ड्राइवर, स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड या फिर शॉन ऑफ द डेड जैसी मूवीज देखी है ना, तो फिर आपको पता है कि अगर वो एक्चुअल में एंटमैन मूवी पूरी बनाते तो उसके अंदर एक अलग फ्लेवर, एक अलग पर्सनैलिटी जरूर आती और मे बी वो भी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी लेवल का हो जाता। लेकिन शायद मार्वल को एंटमैन बस एक छोटी फ्रेंचाइज बना के रखना था, जिसको लोग मेनली एक टाइम पास बोल के देखने जाएं। और ये जो बड़े हाई प्रोफाइल डायरेक्टर्स के साथ मार्वल का जो पंगा है ना, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, अभी इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये सब में से सबसे ज्यादा शॉकिंग आप लोगों को कौन सा लगा, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स और लाइव वगैरह में आता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो फिर वहां फॉलो कर लेना। मूवी सीरीज के रिकमेंडेशन भी आप लोगों को वहां पे जरूर मिल जाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।